हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, इसलिए 2-3 मिनट मैं आपके लूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों आपको ये सीरीज करनी चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा बेटा। नीट 2025 जो सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, उसके बाद भी मैंने अपने चैनल पे, इसी चैनल पे एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बच्चों को रिलेट करके बताए थे कि 37 to 38 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम आवर क्लास एग्जांपल्स। 37 to 38 नीट 2025 जो सबसे टफ एग्जाम था बेटा, उसमें भी इतने सारे क्वेश्चन हमारी डायरेक्ट क्लास एग्जांपल में से थे। हर साल बहुत से क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चन सभी एग्जाम में हमारी क्लास एग्जाम्पल या फिर नोट्स में से हमें मिल जाते हैं। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी एक्सपीरियंस के साथ नीट एंड जेईई मेन पीवाईक्यू को एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और ये ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में मैं आपको 100 या 120 या 130 क्वेश्चन करवाऊंगा। नो, वी आर मार्किंग ओनली द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर में 30 to 40 या 50 डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर, उस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो क्रिस्प होगा बेटा। बहुत बड़ी मैराथन वीडियोस नहीं है जिसमें 12-12 घंटे की वीडियो है। बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं जाता, आप देख लेंगे, आपके दिमाग में कुछ रिजाइड नहीं करेगा। पेपर में जाके ऐसा लगेगा देखा हुआ है बट याद नहीं आ रहा क्या है। तो हम ये वीडियोस चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे, एक 1.5 2-2 घंटे की वीडियो होंगी। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप उसे रिवाइज कर पाए। पेपर में वैसे क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाए, क्योंकि मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आपको ये नहीं कहता 100% पेपर आएगा, बट 30 प्लस क्वेश्चन गारंटेड आपको नीट एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है ये 35 हो, 37 हो, 40 हो, 42 हो, 45 हो, कितने भी हो सकता है, बट 30 प्लस की गारंटी मैं आपको देता हूं। बहुत बड़ा प्रॉमिस आपको नहीं कर रहा कि सारा पेपर आएगा, ऐसे होगा। एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है प्योर। जेईई मेन एंड नीट, मैंने ये टैब लिया हुआ है। बच्चों को अक्सर मैं क्लासेस में दिखाता हूं कि हर साल मैं अपने नोट्स में क्वेश्चन अपडेट करता हूं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड जो चल रहा है जेईई मेन में और नीट में। ट्रेंड के ऊपर बेस्ड एवरी ईयर वी चेंज आर एग्जांपल्स इन द क्लास। सारी नहीं, 10-20% एग्जांपल्स चेंज होती हैं। तो 2020-21 के जो बच्चे थे उनके नोट्स और 2024-25 के जो बच्चे थे उनके नोट्स में 20-25% एग्जांपल्स चेंज हो चुकी हैं। तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ लेकर आ रहा हूं बेटा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए और आपका नीट एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बस आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। बात रही कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, वो बेटा डिपेंड करेगा कि जो बच्चे कमेंट में चैप्टर लिखेंगे, जिस चैप्टर को सबसे ज्यादा बार लिखा जाएगा कमेंट में, उस चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे बेटा। क्योंकि टाइम कम है तो पहले वो चैप्टर अपलोड किए जाएंगे जो बच्चों की डिमांड होगी। सबसे ज्यादा जिस चैप्टर को कमेंट किया जाएगा उसी चैप्टर को हम अपलोड कर देंगे बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये वीडियो वैसे तो हम कोशिश करेंगे डेली आपको एक वीडियो दें, क्योंकि नीट इज जस्ट 1 मंथ अवे बेटा। तो एक महीने में ये 25, 26 या 28 वीडियोस के अप्रोक्सीमेट आ सकती हैं। बट अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपने दिल से हमें सपोर्ट किया और बहुत सारे बच्चों का प्यार इस सीरीज को मिला, तो हम एक दिन में 2-2 वीडियोस भी अपलोड कर देंगे बेटा। क्योंकि मुझे क्वेश्चन लाने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास एग्जांपल्स हैं, मेरी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, जेईई मेन पीवाईक्यू है, नीट पीवाईक्यू है, मॉडिफाइड नीट पीवाईक्यू है, वो ऑलरेडी मेरी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। बस मुझे वहां से पिक करने हैं, आपको ये देने हैं। मुझे ऑलरेडी पता है कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। बस वेट है तो आपके रिस्पॉन्स का। क्लियर है बेटा? तो ये स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो विद वेव ऑप्टिक्स। इस वीडियो में मिलेगा क्या आपको? एनालिसिस मिलेगा कि इस इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कब कब पूछे जा चुके हैं। ओके, इनके फॉर्मूलाज मिलेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस कौन कौन से फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस मैं पहले बता चुका हूं,
नीट पीवाईक्यू कुछ हो सकते हैं, जेई मेन पीवाईक्यू हो सकते हैं, हमारी असाइनमेंट के, हमारे टेस्ट के नीट मॉडिफाइड पीवाईक्यू, सब कुछ हो सकता है बेटा। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले इंटरफेरेंस तो मैं बस आपको मुझे सपोर्ट करना है बेटा, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर आपका चैनल इतना अंडररेटेड क्यों है, इतना अच्छा कंटेंट है फिर भी अंडररेटेड क्यों है। बस वो सपोर्ट की वजह से है, और हमने सिर्फ 1 साल ही हुआ है अभी नीट 2025 के उस पेपर के बाद, जब हमने पहली वीडियो डाली कि 37-38 क्वेश्चंस आर फ्रॉम अवर नोट्स, उसके बाद से हमने ये रेगुलरली वीडियोस डालना स्टार्ट किया है बेटा। तो 8-9 मंथ हुए हैं, तो धीरे धीरे चैनल ग्रो कर रहा है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। अब उसको बढ़ाने का टाइम है, तो आपका भर भर के सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा, क्या ये आपको पैटर्न अच्छा लगा? कोई सजेशन अगर आप देंगे, पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपकी सभी सजेशन को पढ़ूंगा। जो भी उसमें पॉसिबल होगा, जो मेरी फ्रीक्वेंसी और सोच के साथ मैच करेगा, हम उसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। देखते हैं बेटा, इंटरफेरेंस में सबसे पहले एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये सेम होता है जैसे वेक्टर सम का फॉर्मूला होता है। फिर हमें पता है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर बेटा। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहां पर जब आप इस रूट को हटा के स्क्वायर करेंगे तो ये आई आ गया, I1 I2 ये फॉर्मूला बन गया बेटा। यहां पर देखिए फॉर्मूला में रूट आएगा, क्या आएगा बेटा? यहां पर रूट आएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। कॉस डेल्टा फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस। 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स क्या होता है? पाथ डिफरेंस। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी, अब यहां क्या आ जाएगा? रूट आई मैक्स, रूट I1 प्लस रूट I2। इसका रूट इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इजी टू रिमेंबर, काफी सारे बच्चों को याद ही नहीं रहता, वो कई बार ऐसे करते रहते हैं। मैंने कई बार देखा है, अरे भाई ये तो सिंपल I1 प्लस I2 हो गया ना, टोटल का रूट स्क्वायर लेना। मिनिमम A1 माइनस A2, यहां पर रूट I1 माइनस I2 का स्क्वायर। कंडीशन, मैक्सिमा कहां होता है? जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो, n इज एन इंटीजर, 0 लैम्डा 2 लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। अगर ये दोनों इंटेंसिटी बराबर हो, जो YDSE में ज्यादातर केसेस में होती हैं, तो ये हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। इस 4I0 को क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम क्यों हुई? यहां वैल्यू पुट करके देखिए, I0 प्लस I0 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 4I0। ओके, और दूसरी बात, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स P and Q ऑन द स्क्रीन इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इंटेंसिटी और YDSE के क्वेश्चन मर्ज होकर भी पूछे जाते हैं बेटा। वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, R π/3 एंड π/2। तो पहले अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा बेटा? मान लो दोनों इंटेंसिटी सेम है, कितनी कितनी है? I0। तो I0 प्लस I0 टू रूट I0 फेज डिफरेंस कितना है? π/3। अब ये कितना आ गया? 2I0। ये कितना हो गया बेटा? रूट इंटू रूट I0 cos 60 1/2। तो ये कितना बन जाएगा? 3I0 बेटा। कितना बन जाएगा? 3I0। सेकेंड पॉइंट पे यहां पर इंटेंसिटी तो दोनों की सेम है बच्चों, 2 रूट I0 cos π/2। cos π/2 क्या होता है बच्चों? 0। तो ये क्या बन गया? 2I0। ये क्या बन गया? 0। तो अल्टीमेटली 2I0। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? पूछा गया है रेशो। क्या पूछा गया है बच्चों हमसे? रेशो। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी? 3I0 बाय 2I0, 3/2। अब हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है बेटा, जिसमें क्या पूछा जाता है? डिफरेंस पूछा जाता है।
ये भी आपके पास भरे पड़े हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाता तो आंसर क्या आ जाता बेटा, आई नॉट। पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पीवाईक्यू में अवेलेबल है जेईई मेन के। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, रेशो का और ये डिफरेंस का। क्लियर है? इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे बेटा। फिर आता है टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी सुपर इम्पोज। अलग अलग इंटेंसिटीज हैं, अलग अलग इंटेंसिटी का भी क्वेश्चन आता है, सेम इंटेंसिटी का भी आता है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, ये देखिए ये डिफरेंस आ गया बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ज्यादातर जो आपने क्लास में क्वेश्चन किए हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो के हैं, बट डिफरेंस का भी पूछा जा सकता है, बट वहां पर इंटेंसिटी गिवन होगी। तो अब अगर मैं देखूंगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। रूट सॉल्व करेंगे, ये 2 रूट आई, ये 3 रूट आई का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया बेटा, 5 रूट आई का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25। मिनिमम इंटेंसिटी बच्चों, अब यहां पर क्या लगा दो, ये माइनस लगा दो बच्चों। अगर आप यहां पर माइनस लगाओगे तो ये क्या बन गया, रूट 2i माइनस 3 रूट आई, तो ये बच गया सिर्फ माइनस रूट आई का स्क्वायर, विच बिकम्स, ये क्या बन जाएगा बच्चों, इट बिकम्स आई। अब हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस। हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, 24i। तो इन्होंने क्या कहा, xi, तो ये हमारे पास क्या बन गया, x, तो कितना बन गया, 24। समझ गए हैं बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कहता है टू इफ द एम्पलीट्यूड, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, इफ द एम्पलीट्यूड रेशो ऑफ टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस द रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। हमें क्या दिया गया है, एम्पलीट्यूड की रेशो गिवन है बेटा। इस एक क्वेश्चन से हम दो चीजों को टारगेट करने वाले। कैसे? हमसे पूछी है आई मैक्स बाय आई मिनिमम की रेशो। दो मेथड से आप इसे करने वाले हैं। कैसे? मेथड 1, हमें पता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो अगर मैं सीधा सीधा इसको ऐसे लिख लूं, A1 इक्वल टू 3A0, A2 इक्वल टू 5A0, रेशो है ना बेटा, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, A0। अगर आप A0 नहीं लगाना चाहते, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो x लिख लीजिए बेटा, 3x 5x। ओके, अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 प्लस A2, तो कितना हो गया बेटा, 8x। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, ये A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 कुछ भी लिख सकते हैं, आगे मॉड लगा दें। तो रेशो क्या आ गई बेटा, A max बाय A मिनिमम, ये आ गया 8x बाय 2x यानी कि 4। क्या ये समझ में आया? अब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा A max I मिनिमम, तो ये क्या आएगा, A max A मिनिमम का स्क्वायर। तो ये रेशो कितनी आ जाएगी बेटा, 16:1। क्या ये बात समझ में आई बेटा, 16:1। मेथड 2 बेटा, मेथड 2 क्या है, आप यहां से पहले इंटेंसिटी लिख लो। I1 बाय I2 क्या होगा, A1 बाय A2 का स्क्वायर, ये हो गया 9/25। क्लियर है बेटा? तो I1 कितना हो जाएगा, 9x, और I2 कितना हो जाएगा, 25x। आप इसे I0 कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये x सेम है। कई बार बच्चा कहता है दोनों सेम ले लिए सर, ये 9y मान लेते हैं ना, कुछ ऐसा मान लेते हैं, y मान, ठीक है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, रूट 9y प्लस रूट 25y का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह आपको यह भी सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। क्या बन जाएगा, यहां 3 और यहां बन जाएगा 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 8 और ये क्या आ जाएगा, 64y। आई मिनिमम कितना होगा बेटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो मैंने सीधे ही लिख दिया बेटा यहां पर इस स्टेप में, तो ये बन गया 4y। तो मेरे पास रेशो कितनी हो गई बच्चों, रेशो हो गई 64y बाय 4y, तो ये 16:1। इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आपको ये भी करना पड़ सकता है।
आपको हो सकता है डायरेक्ट इंटेंसिटी की रेशो गिवन हो सकता है आपको आई मैक्स आई मिनिमम की रेशो गिवन हो और I1 I2 फाइंड करने के लिए दिया जाए। तो आप इसका रिवर्सल भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब मैंने ये इतने ही क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि इसकी वेटेज के हिसाब से देखें तो काफी सालों से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, बट जेईई मेन में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, अब आता है बेटा नेक्स्ट YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, हो सकता है बीच बीच में जैसे 25 में नहीं आया, यहां पर 21 में नहीं आया, है ना, इस तरीके से किसी किसी साल छूट सकता है। तो इसमें क्या होता है, दो स्लिट्स होती हैं, स्लिट के बीच की सेपरेशन को स्लिट सेपरेशन, ये स्क्रीन है, ये कैपिटल D डिस्टेंस होता है, ये Y होता है, और जो थीटा लिया जाता है किसी भी पॉइंट का वो रेफरेंस के साथ लिया जाता है, और ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है जो D/2 है। ये सेंटर ऑफ स्क्रीन होता है बेटा। इन स्टैंडर्ड YDSE सेंट्रल मैक्सिमा यहां लाई करेगा, ये शिफ्ट भी कर सकता है। क्लियर है? पाथ डिफरेंस इस पॉइंट P पे, एट पॉइंट P पाथ डिफरेंस होता है D साइन थीटा। साइन थीटा को जब थीटा बहुत स्मॉल होता है बेटा तो साइन थीटा को थीटा और इसको टेन थीटा के नियरली लिख लिया जाता है, तो वहां से ये आ जाता है Y/D आ जाता है, वहां से ये क्या आ जाता है बेटा, Y/D। क्लियर है? तो पहला ये पाथ डिफरेंस लिखना आना चाहिए किसी पॉइंट P पे, इसकी भी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है। फिर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है बेटा, इसको आप n लैम्डा पुट कर दो तो ये बाकी दो चीजें उधर चली जाएंगी, Y इधर बचेगा। तो ये Y डिस्टेंस क्या होगा स्क्रीन पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर nth लैम्डा फॉर्म, वो क्या होगा, n लैम्डा D/D। इसकी वन शॉट वीडियो, क्विक रिवीजन वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं बेटा। अगर आपको लगता हो कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां इसके फॉर्मूलाज थोड़े ज्यादा डिटेल में बताए गए हैं। मिनिमा की कंडीशन होती है 2n-1। यहां पर किस पे ध्यान देना है बेटा, माइनस पे। इंटरफेरेंस में हमने देखा था प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर क्या होता है, माइनस, और डिवाइड बाय 2 भी होता है। 2n-1 लैम्डा D/D बेटा, यहां पर क्या होता है 2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है। फ्रिंज विड्थ बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फ्रिंज विड्थ से ही पूछे जाते हैं, लैम्डा D/D। एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर आप इसे D से डिवाइड कर देंगे तो λ/D। इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि D को बढ़ा दिया तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको बढ़ा दिया तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लैम्डा को चेंज कर दिया तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहां पर नहीं लिए हैं, बट वो आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, वो आपको डायरेक्टली करने होते हैं। हमने क्वेश्चन लिए इसके ऊपर बेस्ड ज्यादातर कि भाई मीडियम में अगर आप इस इंटरफेरेंस पैटर्न को या इस YDSE एक्सपेरिमेंट को मीडियम में परफॉर्म कराते हैं तो क्या हो जाती है फ्रिंज विड्थ, जो एयर में है डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। क्यों? क्योंकि लैम्डा इन मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइमल्टेनियसली अगर दो लाइट को यूज किया जाए, देयर मैक्सिमा कोइंसाइड, तो अगर मैं यहां पर दो लाइट को यूज करता हूं, दो लाइट को ऐसे, दोनों लाइट दोनों स्लिट पे आएंगी बेटा, तो दोनों का मैक्सिमा एक तो सेंटर पे कोइंसाइड करेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, इसके बाद दोनों की अलग अलग फ्रिंज विड्थ है बेटा, तो कहां पर मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, तो हम लेट कर लेते हैं इसका n1th, इसका n2th मैक्सिमा कोइंसाइड करता है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाती है। फिर हमसे पूछा जाता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट विच बोथ मैक्सिमा कोइंसाइड। तो यहां पर अगर हमें n1 n2 की मिनिमम वैल्यू मिल गई तो वो y में पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। स्पेशल केस, अगर आप किसी स्लिट के आगे एक स्लैब रख देंगे बेटा तो सेंटर पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा μ-1 इंटू टी, और सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा, μ-1 t D/D टूवर्ड द स्लैब। जिस स्लिट के आगे स्लैब रखी है उसी तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट होंगी, शिफ्ट डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम बेटा, ये सेम रहती है, इसलिए जितना वो शिफ्ट होगा डिवाइड बाय एक फ्रिंज की विड्थ, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड आ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूलाज में दिक्कत है तो हमारी वन शॉट वीडियो को आप देख सकते हैं बेटा, वहां से आपको
जो फॉर्मूला में क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस illuminate a pair of slit 1 mm apart. Separation of the bright lines on the interference pattern formed on the screen away. What do you mean by separation of bright lines? It means simply fringe width बेटा, it means simply fringe width. Wavelength आपको given है 5 into 10⁻⁻7। स्क्रीन कितनी दूर है 2 मीटर, d कितना है 1 mm। तो अगर आप देखेंगे तो 10 into 10⁻⁻4 ये आ गया 1 mm। क्लियर है, कितना आ गया बेटा 1 mm हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम बेटा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं फिर बता दूं, नेक्स्ट वीडियो वही आएगी जिस चैप्टर के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट किए जाएंगे। तो आपको दिल पे नहीं लेना है कि भाई मैंने कमेंट किया था ये नहीं आया, जो सबसे ज्यादा चैप्टर कमेंट किया जाएगा उसी की वीडियो आएगी। और अगर आप चाहते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो आपको बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है बेटा। आगे बढ़ेंगे, मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूं, आपको सपोर्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा तो मुझे भी रिटर्न चाहिए बेटा कि सपोर्ट आप करें बेटा। ओके, ठीक है। In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is half, separation between coherent sources is half, इसका मतलब d को आधा कर दिया। The distance of the screen from the coherent sources is doubled, distance को डबल कर दिया। The fringe width becomes, fringe width क्या हो जाएगी, ये किस पे डिपेंड करती है, इस पे बेटा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो d डैश की जगह 2d और d डैश की जगह d, तो ये कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा, ये कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स। आगे बढ़ेंगे, यूजिंग YDSC एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस फ्रिंजेस ऑफ फ्रिंज विड्थ दिस, अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज यूज्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल। अब क्या है, पहले वेवलेंथ दे दी, फ्रिंज विड्थ दे दी, बाद में हमें वेवलेंथ दे दी, फ्रिंज विड्थ पूछ ली गई है और कहा गया है द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल। ये जो D2 है ये डबल कर दिया गया है, तो न्यू फ्रिंज विड्थ बताना है। तो अभी ये इनके ऊपर ही डिपेंड करेगी बेटा। पहली को क्या लिख सकते हैं λ1 d/d1, दूसरी फ्रिंज विड्थ को क्या लिख सकते हैं λ2 d/d2। अब अगर आप मेरा साथ दें तो ये λ2 d/2d1 आ गया। तो d/d1 को क्या लिखा जा सकता है, d/d1 को क्या लिखा जा सकता है, यहां पर यहां लिखा जा सकता है λ2/2 और इधर आ जाएगा फ्रिंज विड्थ बाय λ। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, λ2 कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, फ्रिंज विड्थ कितनी थी 0.5 mm बेटा, फ्रिंज विड्थ कितनी थी 0.5 mm, डिवाइड बाय 2 और पहली वेवलेंथ कितनी थी 5000 एंगस्ट्रॉम बेटा। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, 1000 से 1000 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया 3, नीचे बच गया 10, तो ये क्या बच गया 0.3 mm। आप समझ रहे हैं बेटा, इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं नीट PYQ में, जेई मेन PYQ में। तो आपको ध्यान रखना है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला इज वेरी क्रूशियल टू रिमेंबर। In Young's double slit experiment, the fringe width is this. The entire arrangement is placed in water. The new fringe width becomes. अब देखो, मान लो जिसके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया और वो पेपर अटेम्प्ट नहीं करके आया क्वेश्चन, उसको पता ही नहीं कि क्या रिलेशन होता है, तो भाई फिर उसकी सिलेक्शन कैसे ही हो सकती है। फ्रिंज विड्थ इन मीडियम क्या होगी बेटा, फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 9 mm। तो इस टाइप के फ्री के क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए, आपके ये क्वेश्चन जरूर होने चाहिए बेटा। जितना आसान अभी ये लग रहा है मैं करवा रहा हूं तो फटाफट से होते जा रहे हैं, जब आप खुद से करेंगे, नीट एग्जाम में बैठ के करेंगे, तो यही क्वेश्चन आपको तंग कर सकते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑन द स्क्रीन। भाई स्क्रीन के ऊपर उसने किसी एक लेंथ में, मान लो ये कोई सेगमेंट ले लिया, इसमें 8 फ्रिंजेस देखी, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी 8 इंटू फ्रिंज विड्थ बेटा।
when a light of this is used, if the wavelength of light is changed, the number of fringes he would observe in the same region, उस रीजन में कितनी ऑब्जर्व करेगा अगर फ्रिंज विड्थ बढ़ चेंज हो जाए। वेवलेंथ चेंज हो गई तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो गई बेटा। रीजन की लेंथ सेम रही, एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है तो 8 की इतनी होगी, तो अगर ये n है तो कितनी होगी ये, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, लैम्डा 1 d बाई डी, बाकी तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुई है, वेवलेंथ बेटा। तो n किसके बराबर आएगा 8, पहले कितना था 600 नैनोमीटर, अब वेवलेंथ कितनी है 400, तो इसको कट कर दीजिए बेटा, तो क्या बचेगा 2, तो ये बच गया 12। क्या आएगा बेटा, कितनी आएंगी 12 फ्रिंजेस आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये बच्चों को काफी परेशान करता है। कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 द मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी बेटा, जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट, इट इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। पूछ क्या लिया, y। अब भाई इंटेंसिटी देकर y पूछ लिया, क्या कैसे करेंगे इसे सॉल्व। अब आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है। कैसे करना है बेटा, पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखकर हम डेल्टा फाई फाइंड करेंगे, वहां से डेल्टा एक्स, फिर उसको वैल्यू में पुट कर देंगे तो वहां से हमें y मिल जाएगा। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहां क्या था फॉर्मूला, आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 1/4 आई मैक्स। आई मैक्स कट गया, रूट ले लीजिए बेटा, कॉस डेल्टा फाई बाई 2 कितना होगा 1/2, तो कॉस फाई बाई 2 कितना हो गया बेटा 60 डिग्री और पाई बाय 3, तो हमारे पास डेल्टा फाई कितना होगा बेटा 2 पाई बाय 3 हो जाए, ये पता चला। अब डेल्टा फाई से आपको क्या लिखना होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। अगर आप मेरा साथ दें तो 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया लैम्डा बाय 3। अब डेल्टा एक्स आ गया तो मैंने क्या कहा था बच्चों की ये डेल्टा एक्स हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल में पड़ती है। तो ये क्या होता है dy बाय डी, कितना हो गया लैम्डा बाय 3, तो y कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 3 कैपिटल D बाय डी बेटा। लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर बच्चों, कैपिटल D कितना है 1 मीटर, डिवाइड बाय 3 इंटू स्मॉल d, कितना आएगा 10⁻⁻3। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये 200 ऊपर क्या बच गया -6। माइक्रोमीटर में बताना था बेटा, माइक्रोमीटर में, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 200 माइक्रोमीटर। क्या आ जाएगा बच्चों ये 200 माइक्रोमीटर। ये हमारा जो जब हम YDSC करवा के निकलते हैं बेटा, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है उसमें 5th या 4th पार्ट होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम में हम 4 से 5 पार्ट करते हैं व्हेनेवर, किसी भी बैच में हम जब ये YDSC करवाते हैं, तो उसका 4th या 5th क्वेश्चन यही होता है कि इंटेंसिटी जब 1/2 हो 1/4 हो, ठीक है, उस केस में अगर ये 1/2 होता बेटा तो ये 1/√2 आ जाता, यहां 45 आ जाता, फिर हम उस तरीके से इसको एडजस्ट करके यहां पर वैल्यू फाइंड कर लेते। समझ रहे हैं बेटा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर पेपर टफ क्वेश्चन की तरफ जाता है YDSC में से तो वो इधर जा सकता है, इजी क्वेश्चन इससे पहले थे, और ये इसका रिवर्सल प्रोसेस है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन हम करते हैं, अगर वो 4th या 5th पार्ट है तो ये हमारा क्वेश्चन का 6th पार्ट या 5th पार्ट होता है। ये उसका रिवर्सल क्वेश्चन है बेटा। क्या कहता है ये, डी कैपिटल डी लैम्डा दे दिया, इंटेंसिटी दे दी दोनों स्लिट की, फाइंड द इंटेंसिटी एट y। अब हमें y दे दिया और इंटेंसिटी पूछी थी, यहां इंटेंसिटी दे दी थी और y पूछा गया था। तो यहां पहले आपको y दिया है, तो y से आप क्या निकालोगे बेटा पाथ डिफरेंस, किसके बराबर होगा, ये फॉर्मूला, d कितना है 2 mm, y कितना है 1/6 mm, कैपिटल D कितना है बच्चों, ये कट गया, तो ये क्या आएगा 1/6 10⁻⁻6 मीटर। अब यहां से आप क्या लिखोगे, रिवर्सल प्रोसेस चल रहा है, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स बेटा। 2 पाई लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर बेटा, ये आ गया 1/6 10⁻⁻6। पावर को ऊपर ले जाइए, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये 3000 ऊपर 1000 बच गया,
अगर आप इन दोनों पावर को देखेंगे तो ऊपर क्या बच गया, 10⁻³ बच गया बेटा। ये पावर कैंसिल हो गई तो एंगल फिर से कितना आ गया, देखिए 2π/3। अब यहां पर अगर ये दोनों इंटेंसिटी बराबर होती तो मैं इस फॉर्मूला में पुट कर देता था और आई मैक्स की टर्म में पूछ लेता। नीट में ऑलरेडी वो क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आई मैक्स के दिया हुआ है, यहां आपको डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ जाता है k/4। ठीक है, वो ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है यहां फाई से। बट अगर हमें यहां पर दो अलग अलग इंटेंसिटीज गिवन है बेटा, तब क्या होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, I0 9I0 2√I0 9I0 cos 2π/3। अब cos 2π/3 क्या होता है, यहां पर अगर आप इसे देखेंगे तो ये 6I0 बन गया और cos 120 होता है -1/2, तो ये कितना आ जाएगा 7I0 आंसर बन जाएगा। क्लियर है, cos 2π/3 कितना होता है -1/2। वेक्टर में भी आपने काफी जगह इसे यूज किया है। ओके, और एक चीज मैं और बता दूं बेटा, वैसे तो ये नीचे स्क्रॉल हो रहा है, क्या आप हमारी अब ये सारी वीडियोस विदाउट एड ज्ञानिस्ट ऐप पे भी देख सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ अपने जो है मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। ओके, तो ज्ञानिस्ट ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कितना पॉपुलर रहा है, किसी जमाने में जेई में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं बेटा। क्या कहता है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्लिट एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा। कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो हमारे पास इक्वल एम्पलीट्यूड है यानी कि इक्वल इंटेंसिटी। इन अनदर एक्सपेरिमेंट with the same setup the two slit are of equal amplitude wavelength lambda but are incoherent। पहले क्या है कोहेरेंट और बाद में क्या है इनकोहेरेंट। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन यानी कि सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन के ऊपर बेटा पहले क्या बनती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। जब ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है 4I। जब हमारे पास ये इनकोहेरेंट है बेटा, जब हमारे पास ये इनकोहेरेंट है, ठीक है, इनकोहेरेंट सोर्सेस के केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कैसे लिखी जाती है बेटा, I1 + I2 लिखी जाती है, तो वो कितनी होती है 2I। ये आपको याद रखना है बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज में ये होता है और इनकोहेरेंट सोर्सेज में ये होता है। तो रेशो क्या आएगी बच्चों, रेशो आएगी हमारे पास कोहेरेंट के केस में, इनकोहेरेंट के केस में ये हमारे पास हो जाएगी 4I/2I, तो ये आता है 2:1। ओके, तो आपको ये ध्यान से आंसर करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है व्हाइट लाइट, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, दोनों पॉइंट के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाता है। पहला, फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय मिसिंग वेवलेंथ बेटा, मिसिंग वेवलेंथ मतलब वहां पर उस वेवलेंथ की कोई इंटेंसिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि इंटेंसिटी 0, दैट मीन्स मिनिमम फॉर्मेशन। मिनिमा फॉर्मेशन किस वेवलेंथ के लिए वहां पर मिनिमा बनेगा। दूसरा, इन फ्रंट ऑफ स्लिट। इन फ्रंट ऑफ स्लिट का मतलब होता है बेटा, इन फ्रंट ऑफ स्लिट का मतलब होता है y = d/2। आपको डायग्राम बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम में अगर आप देखें तो इन फ्रंट ऑफ स्लिट का मतलब ये डिस्टेंस कितना था बेटा d/2, तो ये y भी कितना होगा d/2। आपको डायग्राम बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पता होना चाहिए। अब अगर आप मेरा साथ दें तो x पाथ डिफरेंस क्या होता है, dy/D। तो dy कितना है बच्चों, d/2/d, तो ये कितना बन गया d²/2d। अगर हम चाहते हैं कि वहां मिनिमा हो तो मिनिमा के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए। मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारे पास m क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ऑड इंटीजर।
m क्या रिप्रेजेंट करता है और। मैं इसको 2n माइनस 1 नहीं लिख रहा, वो बिना बात के चीजें लेंथी होती है, तो हमने इसको क्या लिख दिया m लैम्डा बाय 2। 2 से 2 यहां कट जाएगा बेटा, तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, d स्क्वायर बाय md। d की वैल्यू पुट करो बच्चों, d कितना दिया है 1 mm और कैपिटल D कितना दिया है 1, तो ये आ गया 10⁻⁻6 बाय m। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर अरे कैपिटल D की वैल्यू 1/2 थी बेटा, कैपिटल D की वैल्यू कितनी थी बच्चों 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे आएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2000 नैनोमीटर। वो तो माइक्रो था ना बेटा, माइक्रो था, तो मैंने माइक्रो का 1000 लगा दिया, तो ये क्या बन गया 2000 नैनोमीटर। ये समझ में आया भी कन्वर्जन, ये माइक्रो था। अगर आप इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -9, 3 जीरोस एडजस्ट हो जाएंगी, तो नैनोमीटर। क्योंकि हमें क्या देखना था, व्हाइट लाइट इज यूज्ड, यहां पर व्हाइट लाइट यूज किया और इनमें से कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है, कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है बेटा, तो मिसिंग वेवलेंथ कौन कौन सी हैं, मिसिंग वेवलेंथ कौन कौन सी हैं बेटा, वो आ गई। m की वैल्यू पुट करो, इंटीजर ऑड इंटीजर 1 पुट करेंगे तो 2000 नैनोमीटर, 3 पुट करेंगे तो 2000/3, 5 पुट करेंगे 2000/5, 7 पुट करेंगे 2000/7, ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि m क्या है बेटा एक ऑड इंटीजर है, समझे। अब हमसे पूछा है इस रेंज में बेटा, मैं क्यों कह रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस रेंज में कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है, इस रेंज में कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 600 कुछ होगी और ये 400, तो कौन कौन सी दो वेवलेंथ मिसिंग है बेटा, इन गिवन रेंज, इन गिवन रेंज कौन कौन सी दो आ गई 2000/3 और 400, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये अब हमारे पास आ गया कि दो स्लिट में से किसी के पाथ के आगे, स्लिट के आगे हमने एक स्लैब रख दी बेटा, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या कहता है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, when a glass plate of thickness this is introduced in the path of one of the interfering beam। ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली दिखाई नहीं देता है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। The intensity at the position where the central maxima occurred previously remain unchanged, the value of x। सेंट्रल मैक्सिमा कहां था पहले, स्लैब इंसर्ट करने से पहले सेंट्रल मैक्सिमा कहां था, बच्चों को स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आती, क्या कह रहा है, सेंटर पे था। अब अगर मैंने स्लैब रख दी तो सेंट्रल मैक्सिमा तो शिफ्ट हो जाएगा, बट इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। इंटेंसिटी अगर चेंज नहीं होती, इसका मतलब अब यहां पर फिर से कोई मैक्सिमा बन गया, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है बट कोई और मैक्सिमा है। इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम। इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, सेम होती है। तो यहां इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई, यानी कि यहां कोई और मैक्सिमा बन गया है। अगर यहां मैक्सिमा बन गया तो मैंने सेंटर पे पाथ डिफरेंस क्या बताया था, μ-1 इंटू टी बताया था। ज्यादातर बच्चे सिर्फ शिफ्ट का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, μ-1t कैपिटल D/d, ये याद नहीं रखते कि भाई सेंटर पे कितना पाथ डिफरेंस होगा, μ-1 इंटू टी, इस स्लैब की वजह से जो एडिशनल पाथ डिफरेंस होता है। अब ये किसके बराबर है बच्चों, n लैम्डा के बराबर। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1.51, क्यों n लैम्डा के बराबर क्यों है, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी अब मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमा जितनी ही इंटेंसिटी है, मैक्सिमा बनेगा तो वो कोई भी ऑर्डर का मैक्सिमा बन सकता है। t की वैल्यू कितनी गिवन थी, थिकनेस ऑफ द स्लैब x लैम्डा, n लैम्डा, n कट गया बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2n। क्यों बेटा, क्योंकि ये कितना था 0.5, x इक्वल टू n, तो x कितना आ गया 2n। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है बेटा, ओके। तो इस तरीके से भी
ये हमारे पास क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है सेंट्रल फ्रिंज ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इज फाउंड टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया आफ्टर ग्लास प्लेट इज इंट्रोड्यूस, थिकनेस ऑफ द ग्लास। तो शिफ्ट कितना होता है बेटा, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई डी। अब ये कहां चला गया, जहां पहले फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी तो उसका डिस्टेंस कितना था फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का सेंटर ऑफ स्क्रीन से, 4 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। डी बाई डी कट गया बेटा। हमसे थिकनेस ऑफ स्लैब पूछी है 4, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, म्यू माइनस 1 ये 1.5 माइनस 1 बेटा 2 ऊपर चला गया, ये 48,000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 4.8 माइक्रोमीटर हो, कितना हो जाएगा बेटा 4.8 माइक्रो। क्लियर है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे बेटा। तो वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा बेटा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, मैक्सिमम कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर की होगी जिसके बारे में सबसे ज्यादा कमेंट में लिखा जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी अगर आप भी अपनी सपोर्ट बढ़ा देंगे बेटा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी देखो, मेरा सिंपल मानना है, मैं क्लास में भी ऑफलाइन का टीचर हूं बेटा और मुझे अपने बच्चों को भी फेस करना है, तो मैं कोई फेक कमिटमेंट आपके साथ नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप इन मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज को कर लेते हैं तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आपको सीधे नीट में मिल जाए। क्लियर है, बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं कर रहा कि 45 के 45 यहां आएंगे। जो ऑनलाइन टीचर है वो बोल देते हैं उन्होंने किसी बच्चे को फेस नहीं करना, मुझे अपने ऑफलाइन बच्चों को भी फेस करना है, वो भी वीडियो देखते हैं। तो 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको इस सीरीज में से मिल जाएंगे। बट ये सीरीज कंप्लीट करने के लिए आपके जोश की और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। द यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट is performed using light consisting of this and this wavelength to perform interference pattern. The least number of bright fringes of 480 nanometer light that are required for the first coincidence with the bright formed by this. अब बच्चे को ये समझ नहीं आता कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपको कहा 2 वेवलेंथ यूज कर रहे हैं बेटा, 2 वेवलेंथ, ये दोनों वेवलेंथ बेटा दोनों स्लिट में से आती हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसमें रेड फिल्टर लगा दिया, इसमें येलो, ठीक है। अगर अलग अलग वेवलेंथ आएंगी दोनों से तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। दोनों में से अलग अलग वेवलेंथ आएगी तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा बेटा, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये दोनों वेवलेंथ आ रही हैं तो कहां पर हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न का, इसका कौन सा ब्राइट मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा इसके ब्राइट मैक्सिमा के साथ बेटा, पहली बार कौन सा मैच करेगा। तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, क्यों, दोनों का मैक्सिमा बना तो मैंने y सेम कर दिया, तो d बाई डी कट जाएगा तो सिर्फ यही बचेगा बेटा। तो n1 480, n2 600 नैनोमीटर है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 600 बाय 480 12 पे गया बेटा, 5 बाय 4। तो n1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 5, n2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4। तो हमसे किसकी पूछी गई है बेटा, हमसे पूछी गई है द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑफ 480, 480 मतलब n1, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर 600 वाले की पूछी होती तो आंसर क्या आ जाता 4 बेटा। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये आपको अच्छे से बातों को समझना है। तो इसका अब देखो ना, ये 600 बाय है, इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये लीस्ट इंटीजर में चला जाए। फर्दर क्या ये डिवाइड किया जा सकता है, नहीं, ये मिनिमम इंटीजर की वैल्यू आ गई ऊपर एंड नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 2 slits apart illuminated by photons of wavelength, फोटोन हो या लाइट हो दोनों चीजें सेम होती हैं बेटा। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा, कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, सेंट्रल मैक्सिमा से, जो कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता है सेंटर ऑफ स्क्रीन, वहां से कितने डिस्टेंस पे, एट 1 मिनिमम डिस्टेंस द
will be a bright fringe form interference coincide with the bright fringe of other। दोनों की bright fringe coincide करेगी तो क्या होगा बच्चों, n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। फिर वही करेंगे बेटा। ये दो क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किए गए क्योंकि ये बहुत हाई वेटेज के हैं, सो दैट आप समझें कि ये 10/12 भी तो इंटीजर थे बट ये फर्दर डिवाइड हो सकते थे। तो 5/6, तो n1 को अब फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो n2 की और n1 की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 6। बच्चा कहता है सर डेसिमल में लिख लो, भाई इंटीजर होते हैं, n1 n2 क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। n1 n2 क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर होते हैं बेटा, क्लियर है। अब y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मिनिमम वैल्यू होगी n1 की मिनिमम वैल्यू लैम्डा 1 d/d, चाहे फिर आप n2 की मिनिमम वैल्यू पुट कर दो लैम्डा 2 d/d। दोनों में से किसी के साथ भी सॉल्व करेंगे आंसर विल बी सेम बच्चों, क्लियर है। तो क्या होगा बच्चों, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 5, वेवलेंथ कितनी है 12,000 एंगस्ट्रॉम है, कैपिटल डी कितना दिया था 2 और स्मॉल डी कितना गिवन था 2 mm। तो बेटा ये वाला कट गया, पावर 3 और 6 10 60 -4 बच गई बेटा 6 mm। आप आंसर मार्क कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये अब अगर आप देखें तो हमने इंटरफेरेंस के बहुत सारे फॉर्मूलाज नोटबुक में करवाए हुए, जो वन शॉट है उसमें भी करवाए हुए हैं, बहुत सारे और भी केसेस हैं, ठीक है। बट जो नीट पीवाईक्यू और जेई मेन पीवाईक्यू की ऑब्जर्वेशन कहती है, वो कहती है सिर्फ इन सिंपल फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर आता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन अगर आप देखें बेटा तो 2019 के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आया, तो काफी बच्चे इसे छोड़ देते हैं, बट है तो 2-3 फॉर्मूला ही, अगर आप कर लेंगे कोई जरूरी थोड़ी है कि इसके बाद आ नहीं सकता। 16 में आया था, उससे पहले 15 में 3 क्वेश्चन थे, 14 में थे, 13 में थे, 13 में 2 थे, कर्नाटका वाले में भी था, रेगुलर टेस्ट में भी था, ठीक है। तो ये आ सकता है। क्या है, फर्स्ट 2-3 ही पॉइंट है इसमें, ज्यादा पॉइंट है ही नहीं। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पहले तो ये समझना है, ये सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न होता है। तो जब भी क्वेश्चन में उसने सिंगल स्लिट बोल दिया तो यही है, ये फ्रिंज की विड्थ, स्लिट की विड्थ है बेटा, ये थीटा है, ये हमारे पास पॉइंट है जहां पर हम फर्स्ट मिनिमा जनरली लोकेट करते हैं। जो सेकंड मिनिमा होते हैं बेटा उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, थर्ड की तो और भी ज्यादा। इंटरफेरेंस में सभी की इंटेंसिटी सेम होती है बट इसमें इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये आ जाती है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये आ जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बेटा, क्लियर है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। एक सेकेंड बेटा, ये फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है। अगर हमारे पास कोई nth ऑर्डर का मिनिमा देखना है, सेकंड थर्ड, तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा करना पड़ेगा। nth मैक्सिमा देखना है बेटा, मैक्सिमा, तो यहां ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन की कंडीशन बदल गई, और यहां याद रखना है यहां प्लस है, इंटरफेरेंस में यहां माइनस था, यहां पर ये प्लस है बेटा, ओके, क्लियर है बेटा। फिर आता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है 2y। भाई ये फर्स्ट मिनिमा के लिए इतना है तो इधर भी इतना होगा, तो ये विड्थ क्या हो जाएगी 2y। यहां से y निकालेंगे, कैसे, साइन थीटा को लिख देंगे y, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बेटा ay/d। ये फर्स्ट मिनिमा के लिए बन जाता है व्हेन थीटा इज स्मॉल, और ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये स्मॉल ही किया जाता है। एक क्वेश्चन स्मॉल का भी नहीं है, वो भी हमने यहां पर कवर किया हुआ है बेटा। तो 2 लैम्डा d बाय a आ जाएगा। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, SIP जो आपको पता होनी चाहिए कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है इसकी जो विड्थ है, सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है वो हाफ ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, और सारे सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ सेम होती है, क्लियर है। फिर आता है फॉर फर्स्ट मिनिमा, इसके ऊपर 2 से 3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है बेटा, बट हमने न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसे कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरी है। फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम बोथ एजेस, दोनों एजेस से जो वेव जाएंगी इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा
2 पाई और पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा। बट अगर हम देखें वन एज एंड सेंटर में से जो जाएगा वो पाई और फिर पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाय 2। ओके, इफ लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म डाइफ्रैक्शन पैटर्न, ये हमने अपनी जो वन शॉट वीडियो है उसमें थोड़ा ज्यादा क्लियरली ये चीजें बताई हुई हैं बेटा, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता। अगर लेंस यूज करेंगे तो d इज नियरली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस बेटा। फिर ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इनसाइड सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या आता है बेटा 2d बाय a आता है। क्लियर है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हमें कहता है अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूसेस अ सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। सॉरी बेटा, द मिनिमम फर्स्ट मिनिमम इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज सीन एट अ डिस्टेंस 5 mm फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज दिस, द विड्थ ऑफ स्लिट। ए की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। बच्चे ए साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं, मैंने कहा था इन जनरल ये, तो हमें ए निकालना है तो क्या हो जाएगा लैम्डा डी बाय वाई। लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी कितना है 2 मीटर, वाई कितना है बच्चों 5 mm, वाई कितना है बेटा 5 mm एट अ डिस्टेंस 5 mm फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। अगर आप इसे कट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 1000, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻⁷, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा 0.2 mm। क्या ये बात समझ में आई बेटा? सिंपल फॉर्मूलाज हैं, अगर आप इसे याद रखेंगे तो समझिए +4 मार्क्स बन जाएंगे। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength this is incident on the slit of width this if the diffraction pattern is formed at the focus of convex lens of focal length this the linear width of central maxima। ये आ गया ना। अब d किसके बराबर लेंगे, फोकल लेंथ के बराबर लेंगे, तो width of central maxima 2 lambda d by a। 2 लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम बेटा, d कितनी है फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर बेटा, और a कितना है बच्चों स्लिट विड्थ कितनी है, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.01 10⁻⁻3। अगर आप मेरा साथ दें तो ऊपर क्या बच गया, पहले ऊपर देख लेते हैं, 12 इंटू 2 24, 0 3 और 1 4, और ऊपर कितनी बच गई -8। क्यों बेटा 4 ये थी और 12 ये है, तो -8। नीचे क्या बच गया 10 की पावर -5, तो 24 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना आ जाएगा 24 mm आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हाँ इसी टाइप से ही जो हमारे पास नीट के क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेन के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। क्लियर है? माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ falls normally on the slit of width. The angular spread of a central maxima of diffraction pattern obtained on a screen this will be। अब एंगुलर पूछ लिया बेटा, अब ऑप्शन में देखो ये सारी डिग्रीज हैं, तो इसका मतलब एंगल इज गोइंग टू बी लार्ज। तो साइन थीटा क्या होगा, लैम्डा कितना है बच्चों, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, स्लिट विड्थ कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो ये 1/2 है, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये एक साइड पे है, ये एक साइड पे 30 डिग्री है, तो दोनों साइड पे कितना हो जाएगा बेटा, एंगुलर सेंट्रल विड्थ कितना हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर स्प्रेड 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये एक साइड पे मिनिमा का 30 डिग्री है, तो उतना ही दूसरी साइड पे भी होगा बेटा, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मान लो ये रेडियन में होता तो मैं सीधा इसको साइन थीटा को थीटा लिख लेता, बट वो किस में लिखता, रेडियन में। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर 0.005 आ जाता फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां साइन थीटा को सीधा क्या लिख लेता बेटा थीटा, ये मेरे पास 0.05 रेडियन हो जाता, फिर डिग्री में नहीं होता। जब साइन थीटा को थीटा लिखते हैं तो वो रेडियन में लिखते हैं, फिर उसका डबल कर देते तो आंसर रेडियन में होता।
तो ऑप्शन देख के आपको ये पता चलेगा कि रेडियन में है या डिग्री में, एंगल स्मॉल आएगा या लार्ज आएगा। ओके, फिर देखिए क्या कहता है बेटा, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits आर लोकेटेड डी अपार्ट, तो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1.5, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट 2 मीटर, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 20 maxima of double slit pattern are contained within the center of central maxima of single slit diffraction pattern. Then width of each slit, हर एक स्लिट की विड्थ बतानी है, तो n किसके बराबर होगा 2d बाय a, तो a किसके बराबर होगा 2d, d कितना है 1 mm डिवाइड बाय 20, तो ये कितना आ गया 3 बाय 20 mm बेटा। अब अगर आप इसे आंसर की फॉर्म में सेट करना चाहते हैं तो क्या होगा 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 20। अब अगर आप इसे ऐसे लिख दें 300 इंटू 10⁻5 बाय 20, ये कट जाएगा, ये 15, अब ये मीटर में है तो इसको लिख दीजिए -3 सेंटीमीटर, तो यहां आंसर क्या बन जाएगा 50। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन काफी पॉपुलर हो गया है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखें तो इसमें 2 ही लॉ हैं, ब्रूस्टर्स लॉ, इसके ऊपर तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है, 25 में भी आया, 24 में भी आया, 20 में भी आया, 18 में भी आया, लेटेस्ट यही ट्रेंड में चल रहा है बेटा। इसमें आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, आंसर मार्क करके हम आगे बढ़ जाते हैं। पहला कि अनपोलराइज्ड लाइट आएगी, एक पर्टिकुलर एंगल जिसे हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर एंगल, कितनी वैल्यू होती है उसकी, tan थीटा p इज इक्वल टू म्यू के बराबर होता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड बीम है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, और रिफ्लेक्टेड बीम इज प्लेन पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड बीम इज प्लेन पोलराइज्ड, और इसका जो वाइब्रेशन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अगर आप इसकी थ्योरी देखना चाहते हैं बेटा तो हमारी 1 शॉट वीडियो को देख सकते हैं, वहां इसके बारे में और भी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। दूसरा आता है मैल्यूस लॉ, जिसमें हम एक पोलराइड लगाकर अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड करते हैं। इसमें भी देखिए 25 में, 24 में, 22 में, 17 में, रिसेंट ईयर्स में ही इसके ऊपर बेस्ड भी काफी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें 2025 का जो क्वेश्चन आया था वो भी डायरेक्ट नोट्स में था बेटा, ये रिजल्ट नोट्स में लिखा जाता है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी थी तो आंसर आ जाता है बेटा। अगर आप देखें तो पहले पोलराइड को एंगल 0 ले लिया जाता है, दूसरे और पहले में जो एंगल है उसको हमने यहां थीटा ले लिया। अनपोलराइज्ड लाइट आएगी तो इंटेंसिटी I0/2, जब ये इन दोनों में एंगल थीटा हो गया बेटा तो cos² थीटा। अब ये तीसरे का एंगल इसके साथ कितना है थीटा डैश, इन दोनों में जो है 3 - 2 थर्ड का और सेकंड का, इन दोनों में जो एंगल है वो थीटा डैश, तो यहां इसकी इंटेंसिटी के साथ क्या लग जाएगा cos² थीटा डैश। ये समझ में आया? इसको बोलते हैं इमर्जेंट लाइट, इसको क्या बोलते हैं बेटा इमर्जेंट इंटेंसिटी। ओके, अब अगर हमारे पास जो P3 है वो परपेंडिकुलर टू P1 हो तो इसे कहते हैं P1 एंड P3 आर क्रॉस, तब हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 90 - थीटा। क्यों? इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों में थीटा बेटा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 3 है, 90 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास थीटा 2 है, सेकंड वाले का जो एंगल है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 - थीटा। समझे बेटा? अगर ये 90 - थीटा हो गया तो थीटा डैश को मैंने यहां 90 - थीटा लिख दिया, तो ये cos² थीटा sin² थीटा, इसको आप कंबाइन कर सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा/2 लिखकर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मर्ज होकर क्या बन जाएगा sin 2 थीटा, और यहां जो 2 का स्क्वायर था ये 4 हो गया बेटा, 4 × 2 8 हो गया। अब जो 2025 में क्वेश्चन था वहां इसको I1 लिखा हुआ था, तो यहां आ जाता I1/4 sin 2 थीटा का स्क्वायर। अब उसने एंगल भी खराब दिया हुआ था 22.5, बच्चे देख के घबरा गए, बट जिनको याद था कि यहां 2 थीटा है तो ये 45 हो गया, sin 45 1/√2 का स्क्वायर 1/4, तो उसमें आंसर आया था I1/8 बेटा।
ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट at an angle 60 degree on a transparent medium from air, the reflected light is completely polarized, the angle of refraction क्या होगा? ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारे पास ऐसे लाइट फॉल कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60। अब इसमें डेसिमल में भी एंगल दिया जाता है बेटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60, ये एंगल कितना है 90, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। 60 प्लस 90 प्लस आर डैश इक्वल टू 180 डिग्री, तो आर डैश कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आई। अब सीधा सीधा क्या याद रख सकते हैं यहां पर, आप यहां पर याद रख सकते हैं बेटा आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आई, और आर किसके बराबर है आई के। ये आर है, ये एंगल क्या है बच्चों आर, और ये वाला एंगल क्या है आर डैश। क्लियर है, ये आर डैश। तो यहां पर आप इस चीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बेटा। इसमें डेसिमल वाला क्वेश्चन भी आता है, तो आपको उस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में डाल दिया जाता है बेटा। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड, क्योंकि अब ये वेलोसिटी पूछ ली तो रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन चला गया, बट यहां पर क्या यूज होगा tan थीटा p इक्वल टू म्यू, तो म्यू कितना आ गया √3, तो मीडियम के अंदर स्पीड कितनी होगी 3 बाय म्यू, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय √3, तो ये कितना आएगा √3 इंटू 10⁸ बेटा। तो क्या आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर ये देखिए बेटा क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट AO, ये वाले इंसिडेंस है, इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, देखिए दे दिए ना आपको ऐसे डेसिमल में, इन अ डायरेक्शन एज शोन इन द डायग्राम, द रिफ्लेक्टेड रे OB पासेस थ्रू अ पोलरॉइड। अब यहां पर देखिए tan 57 को दे दिया म्यू, यानी कि ये जो एंगल 57 डिग्री है ये थीटा p के बराबर है। तो ये जो एंगल है ये रे किस पे फॉल कर रही है पोलराइजिंग एंगल पे, यानी कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड बीम है ये क्या होनी चाहिए प्लेन पोलराइज्ड। क्या होनी चाहिए बेटा प्लेन पोलराइज्ड। अब जब एक प्लेन पोलराइज्ड को एक पोलरॉइड में से पास किया जाता है, देखिए कितनी सारी चीजें आपको खुद सोचनी थी। ये म्यू दे दिया आपको, फिर tan थीटा दे दिया, फिर आपको पता चल गया कि ये हमारे पास 57 था। एक सेकेंड, कितना था बेटा 57, तो आपको पता चल गया पोलराइजिंग है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड है। अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड एक पोलरॉइड में से पास की जाएगी और उस पोलरॉइड को घुमाया जाएगा बेटा, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा थीटा पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों थीटा पे। अगर थीटा वेरी करेगा तो इंटेंसिटी वेरी करेगी, तो पहले इंटेंसिटी डिक्रीज होगी फिर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो क्या होगा बेटा पहले इंटेंसिटी मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम चेंज होगा। यही हमारे पास रिजल्ट होता है जो बोर्ड के लिए हम नोट्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखवाते हैं। वन शॉट वीडियो में भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। जब इसको घुमाएंगे अगर इंटेंसिटी बदले तो ये पोलराइज्ड है, ना बदले तो अनपोलराइज्ड है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा बेटा इंटेंसिटी ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0 एंड देन अगेन इंक्रीज बेटा, क्योंकि थीटा पहले 0 से 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री, फिर हमारे पास 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री की तरफ जाएगा। तो यहां पहले मैक्सिमम, फिर 0, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि माइनस है या प्लस, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम जाएगी। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास पोलराइजर के ऊपर बेस्ड, मैल्यूस लॉ के ऊपर बेस्ड। एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी दिस पास्ड थ्रू अ पोलरॉइड बेटा, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए बच्चों, ये काफी क्वेश्चन पॉपुलर हो गए हैं पिछले 2-3 साल में बेटा। देन थ्रू अनदर पोलरॉइड क्यू विच इज ओरिएंटेड इन सच अ वे इट्स पासिंग एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री रिलेटिव टू पी बेटा। ये एक पोलरॉइड है, फिर एक दूसरा पोलरॉइड है बेटा ये वाला, यहां से एक लाइट जा रही है,
इसकी इंटेंसिटी कितनी है 2I0। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, जब पहले पोलराइजर में से पास करेगी तो इंटेंसिटी सीधी सीधी आधी हो जाएगी, क्या होगी बेटा I0। फिर जो दूसरा है उसका एंगल पहले के रिस्पेक्ट में कितना है बेटा 30 डिग्री। अनदर पोलराइड Q, ये P, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री रिलेटिव टू P बेटा। तो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी I0 cos स्क्वायर 30 बेटा। तो cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर बच्चों, तो ये आ जाएगा 3/4। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 3/4। मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे बेटा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर आप वीडियो को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। और जिस चैप्टर के कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे, जिस चैप्टर का नाम, उसी की वीडियो सबसे पहले लेकर आएंगे। क्लियर है। टू पोलराइजर्स P1 and P2 are placed in such a way that the intensity of transmitted light will be 0। ध्यान से देखिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट 0 कब होगी, when P1 is perpendicular to P2। तब हमारे पास इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अब कह रहा है अ थर्ड पोलराइड P3 is inserted between 1 and 2 at particular angle between P2 and P3। The transmitted intensity of light passing through all three polarizer is maximum। भाई अब P1 P2 परपेंडिकुलर है, बीच में एक P3 रख दिया। अगर यहां एंगल 0 है, यहां थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों में थीटा, इन दोनों में 90 माइनस थीटा। तो ये वही रिजल्ट हो गया। अगर ये लास्ट वाले दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी हमने क्या लिखी थी I0/8। अगर ये I0 है, क्या लिखा था बेटा sin 2 थीटा का स्क्वायर। अब अगर मुझे इसे मैक्सिमम करना है बेटा, बच्चा सोचता है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, नहीं रे। अगर इसको मैक्सिमम करना है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री। तो यहां एंगल क्या हो गया 45। यानी कि ये जो P3 है, ये इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री, और इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या आएगा 45, क्योंकि नेट एंगल कितना है 90। तो आंसर क्या आ जाएगा π/4। ये किस में पूछा है 2 और 3 में, 2 और 3 में पूछा है, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई। अब कभी कभार बच्चा इसको सोचकर ऐसा लगता है कि यार इंटेंसिटी मैक्सिमम पूछी है, तो कहीं डिफरेंशिएशन के साथ तो रिलेट नहीं हो गया, मैं क्या ही करूंगा। तो ये बड़ा आसान रहेगा बेटा, अगर आपने इस टाइप से क्वेश्चन देखा हुआ है। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी बेटा 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर passes through the combination of three polarids such that pass axis of last polaroid is perpendicular to the first। जो थर्ड है वो परपेंडिकुलर टू 1 है बेटा। तो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, इंसिडेंट डिवाइड बाय 8 sin 2 थीटा का स्क्वायर। अब कहते हैं इंटेंसिटी इमर्जिंग इज 3, अनपोलराइज्ड इंटेंसिटी कितनी है 32 sin 2 थीटा का स्क्वायर बेटा। ये 4, ये 3/4 का रूट आ गया sin 2 थीटा, ये आ गया √3/2 sin 2 थीटा। तो 2 थीटा कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, थीटा आ गया 30 डिग्री। ये किस किस के बीच में है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसने किसके बीच में पूछा है, एंगल बिटवीन पास एक्सेस ऑफ फर्स्ट 2। तो फर्स्ट 2 के बीच में 30 डिग्री आएगा। अगर आपसे पूछा जाता सेकंड एंड थर्ड, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, तो वो एंगल कितना आ जाता 60 डिग्री। तो आपको याद रखना है बेटा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ब्लाइंडली फटाफट से आंसर मार्क नहीं करना है। समझ रहे हैं बेटा। फिर आता है बेटा हाइजन प्रिंसिपल। इसके ऊपर रेयरली 1 या 2 बार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं, बट जेईई मेन में इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो वेव फ्रंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, 1 शॉट वीडियो में ये दिया गया है। टाइप ऑफ वेव फ्रंट आपको पता होगा बेटा। फिर हमने ये बताया था स्पेशली स्नेल्स लॉ इससे डिराइव होता है। डेंसर मीडियम में ये विड्थ बढ़ जाती है, रेयर में ये कम होती है। डेंसर में जो विड्थ है रहेगा तो ये प्लेनर, बट विड्थ बढ़ जाती है, ये आपको यहां पर बताया गया था। फिर शेप ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जेईई मेन में।
जो 5-7 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जब आप 5-7 सालों के क्वेश्चन करते हैं। लेंस में से जाएगा तो ये कन्वर्जिंग है, प्रिज्म में से जाएगा तो ये प्लेनर रहेगा, कनकेव मिरर के ऊपर टकराएगा तो भी ये प्लेनर रहेगा। इसका एक जबरदस्त क्वेश्चन मैं कई बार टेस्ट सीरीज में डालता हूं अपनी, काफी सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, वो मेरे को अभी याद आया। वो एक्चुअल में एक टीचर हूं ना, जब पढ़ाता हूं बच्चों को तब ज्यादा चीजें याद आती है, जब खुद से कुछ लिखता हूं तो कम आती हैं। अगर ये एक प्लेनर वेव फ्रंट इसके ऊपर फॉल करेगा बेटा, तो टकराने के बाद ये हमारे पास फोकस में से पास करेगा, ये सबको मालूम है। तो ये जो वेव फ्रंट है ऐसे होगा, बट इसके बाद क्या होगा, हमने एक क्वेश्चन डाला था टेस्ट सीरीज में, उसमें ये वाला तो ठीक है, बच्चों को पता है। इसके बाद क्या होगा, क्या ये रे खत्म हो जाती है यहां ना, ये वेव्स आगे जाती हैं बेटा। तो इसके बाद ये वेव फ्रंट ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि ये इसी के अबाउट सेंटर्ड होंगे, इसी के अबाउट ये कन्वर्ज करेंगे और इसी के अबाउट ये डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि इसके बाद ये रेज डाइवर्ज करेंगी। तो ये हमारे पास वेव फ्रंट होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जा सकता है। मैंने आपको ये वन शॉट में बताया था कि वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे बेटा। 1 आवर 10 मिनट की ये वीडियो बनी है और मैं आपको श्योरिटी देता हूं इस वीडियो से आपके +4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे नीट 2026 में। अगर 2 क्वेश्चन आ गए जो कभी कभार आते हैं तो +8 मार्क्स हो जाएंगे बेटा। तो वीडियो को रिस्पॉन्स जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से जल्दी और नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ शेयर किए जाएंगे बेटा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की चाहते हैं और ये आपको वीडियो कैसी लगी बेटा। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।